हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग सभी, क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है, जहां पर हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मंडे से हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं, मंडे से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी तो एमसीक्यू की क्लास इन दोनों में कंटिन्यू रहेगी। ये दोनों क्लासेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 1 PM 2 PM 1 PM पे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 2 बजे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन दोनों ही क्लासेज के माध्यम से आप लोगों की साइंस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और इन दोनों क्लासेज की खासियत क्या है, यहां पर आप लोगों की जो क्लास होती है टेस्ट के रूप में होती है, जिसमें आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। तो क्लास में आइए, देखिए किस प्रकार आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर गोल आप लोग सेलेक्ट करें एसएससी एग्जाम। इसके स्पेशल क्लासेज में आइए, मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगीड़, मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। इधर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, सारी क्लासेज आपको दिख जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लेंगे। बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन से जुड़िए, यहां पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। एसएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसमें साइंस, जीके वगैरह सब मिल जाएगी। मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है मंडे से बायोलॉजी का, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है, मेरी बायोलॉजी मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगी और बाकी की टीचर के मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ मिल जाएगी। हर क्लास की शानदार पीडीएफ है, सभी टीचर्स के कोर्सेज है। और अभी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये प्राइस है, कोड लगाओगी नीरज 11 डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 24 सितंबर तक एक स्पेशल ऑफर है, यानी केवल और केवल आज लास्ट दिन है। यहां पर आप लोगों को 15+10 मिलेगा टोटल, मतलब प्राइस 15% से रिड्यूस कर दी, 10% मेरे कोड से मिलता है, ये टोटल 25% ऑफ हो गया ना लगभग। तो आप लोगों का कितने में पड़ जाएगा? ये जो पहले 7,800 का पड़ रहा था 5,967 में मात्र। तो इस ऑफर को आप लोग मिस ना करें और किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले, IIT, JEE, नीट, सब जगह आप लोग का एप्लीकेबल है नीरज 11, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम लोग बात करेंगे 27 जनवरी को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस की, ठीक है। बताए दोस्तों। चलिए तो करते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोगों से बोला जा रहा है विच ऑफ दीज एयर पॉल्यूटेंट इज नॉन एज सूट। इनमें से कौन से एयर पॉल्यूटेंट को हम लोग सूट के नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओजोन को, यानी O3 को हम लोग जानेंगे, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO को, सीसा किसको बोलते हैं? इंग्लिश में लेड होता है और जिसका सिंबल होता है Pb। तो दोस्तों, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे PM2.5, PM10, तो जो आप लोग के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, इन्हीं को ही हम लोग सूट के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताएंगे, श्लाका और शंकु कोशिकाएं कहां पाई जाती है? रॉड सेल और कॉन सेल। कई बार मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारी ह्यूमन आई है ना, आप लोगों को पता है यहां पर होता है जो इंटरनल आप लोग की लेयर होती है वो कहलाती है रेटिना। यहां पर 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक होती है रॉड सेल, एक होती है कॉन सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन सेल आप लोगों को उजाले में देखने में मदद करती है, जबकि रॉड सेल आपको अंधेरे में देखने में मदद करती है। और ये दोनों ही सेल कहां पर पाई जाती है? आपकी आंखों में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। बताए दोस्तों, 2 बोन, मतलब देखो आप लोगों को पता है बोन्स जहां पर जुड़ती है इसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं। हमारी बॉडी में कई प्रकार के जॉइंट होते हैं, कई जॉइंट ऐसे भी है जहां पर हड्डियों के बीच में मूवमेंट नहीं होता। जैसे भैया हमारे यहाँ की जो हड्डियां है, क्या यहां पर इन हड्डियों के बीच में मूवमेंट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। जबकि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में मूवमेंट हो रहा है। तो जब भी 2 मूवेबल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है ना, वहां पर एक लिक्विड भरा होता है। आप लोगों को इस लिक्विड का नाम बताना है।
तो आप लोगों को पता है दोस्तों, जहां पर भी मोशन होता है वहां पर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण को कम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लुब्रिकेंट का, स्नेक का। तो ये एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, कि स्नेक की तरह कार्य करता है। कौन सा फ्लूइड भरा होता है हड्डियों के बीच में? साइनोवियल फ्लूइड। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रूबी जेमस्टोन की रासायनिक संरचना क्या है? ये क्वेश्चन तो यार पहले शेयर कर चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन तो। रूबी जेमस्टोन क्या है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही तो है, ये एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही तो है रूबी जेमस्टोन। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, Al2O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं 11 मार्च को दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की। सर आपने 17, 19, 20 की पीडीएफ नहीं डलवाई केमिस्ट्री की, डला देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, डला देंगे। अभी आप लोग सामने ध्यान दीजिए, डलवा देंगे वो भी। दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है पेप्टिक अल्सर का क्या कारण है? पेप्टिक अल्सर, जिसको आप लोग स्टमक अल्सर भी बोलते हैं। अल्सर किसको बोलते हो? बेसिकली घाव हो जाता है ना, कुछ घाव जैसा कुछ हो जाता है, उसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। और ये आप लोग के घाव कहां पर होते हैं दोस्तों? स्टमक, आपके दोस्तों आमाशय में हो सकते हैं, आपकी छोटी या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? तो जो आप लोगों का पेप्टिक अल्सर होता है, या फिर आप लोग स्टमक अल्सर बोल दो, इसका कारण होता है एक बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इधर आप लोग देखेंगे जो स्टमक अल्सर होता है, इसी को ही हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? और इसका अगर हम लोग बात करें, एक कॉमन कारण की बात करें, देखो ये आप लोगों का क्या होता है? असोर, सोर का मतलब थोड़ा सा घाव जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। कहां पर हो सकता है? ये आपका ईसोफेगस, मतलब फूड पाइप, ग्रास नली, जिसके माध्यम से भोजन आप लोग का स्टमक तक जाता है। तो यहाँ पर एक फूड पाइप होता है ना, ये जस्ट आगे तो क्या है? ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है ना। आप लोग का स्टमक में हो सकता है, छोटी आंत में हो सकता है। तो इसका अगर कॉमन कोज की बात करें तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है एच पाइलोरी। ठीक है, चलिए बताएं, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए। बताया जल्दी से, कमेंट देख रहा हूं मैं। चलिए, तो आप लोगों से बोला जा रहा है व्हाट डू वी कॉल अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। देखो आयन आप लोग किसको बोलते हो? जिसपे कोई चार्ज होता है, जिसपे कोई आवेश होता है। जैसे आप लोग इसको आयन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं है। अगर इस पे दोस्तों कोई चार्ज आ जाए, जैसे मान लो ये चार्ज आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन। और कैसा आप लोगों का चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कैटायन, और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। जनरेटर एक डिवाइस है जो क्या करता है? जनरेटर क्या करता है? शादियों के बाहर लगे रहते हैं ना, तो डीजल से वो चलता है, यानी केमिकल एनर्जी हम लोग उसको देते हैं। फिर आप लोगों का दोस्तों ये जब चलता है तो अंदर पहिया घूमता है ना, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले तो केमिकल एनर्जी आप लोग की मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, फिर वो आप लोग का उससे क्या बनाता है? आप लोग का बिजली बनाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, जनरेटर में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों इनमें से कौन से शब्द का इस्तेमाल करोगे आप लोग? किसके लिए? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप। अगर दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे? कन्वर्जन का मतलब है रूपांतरण। रूपांतरण तो क्या होता है दोस्तों? कोई चीज कन्वर्ट हो गई, जैसे सॉलिड आप लोग का लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसको कन्वर्जन बोलेंगे। डिफ्यूजन, जिसको हम लोग हिंदी में विसरण बोलते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन, अरे ये तो भैया इंग्लिश का वर्ड हो गया, ये कहां से आप लोग बोलोगे? देखो इधर आओ। आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि जो आपके लंग्स में एल्वियोली होती है,
छोटी छोटी गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एल्वियोली यानी वायु कुपिकाएं। इनके नीचे से दोस्तों क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो आप लोगों को पता है ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एल्वियोली में आ जाती है, और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ब्लड में आ जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएं। कमल आचार्य जी बोल रहे हैं सर साइंस का क्लास लेकर आइए फाड़ू। तो अच्छा, तो थंबनेल पे लिखवा दूं क्या, फाड़ू सीरीज, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, अब नहीं करेंगे साइंस में गलती, वो लगवाऊं क्या, उससे कुछ नहीं होता। थंबनेल में मैच लगा दूं, उससे कुछ नहीं होता। यही फाड़ू सीरीज है ना, इसको पढ़ो बेटा, वरना खुद पढ़ जाओगे, क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन है। तो व्हाट इज दी ओजोन लेयर कंपोज ऑफ, ओजोन लेयर किसकी बनी होती है, सिंपल सी बात है, आप लोगों की O3 की बनी होती है। और O3 का मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ऑक्सीजन के 3 है, तो आप लोगों को इसको बोलोगे ट्राई ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ गए बात को। चलो बताओ, 27 जनवरी को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन में आप लोगों को करवाता हूं, बताएं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, पर्टिकुलेट मैटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन से एयर पॉल्यूटेंट को आप लोग सूट के नाम से जानते हैं, पर्टिकुलेट मैटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएंगे इसका आंसर। आप लोगों से बोला जा रहा है किस प्राणी में के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हैं ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो आप लोगों को इनमें से सेलेक्ट करना है किसके हार्ट में कितने 3 चैम्बर हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी आप लोगों के कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी कौन से होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इन वर्टिब्रेट्स को हम लोग 5 क्लास यानी 5 वर्ग में विभाजित करते हैं। एक तो होता है पाइसेज क्लास, मत्स्य वर्ग, इसमें सारी मछलियां आती है। एक आप लोगों का होता है दोस्तों रेप्टाइल क्लास, सरीसृप वर्ग, जो रैंग रैंग के चलते हैं। एक आपका एम्फीबियन हो जाएगा, उभयचर वर्ग। एक आपका हो जाएगा एविज यानी पक्षी वर्ग, इसमें सारे बर्ड्स आ जाएगी आपकी। और एक हो जाएगा मैमल यानी स्तनधारी, जो भी अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो जो आप लोगों की पाइसे जो क्लास होती है ना, यानी जितनी भी बर्ड्स होती है, उनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। जो रेप्टाइल और एम्फीबियंस होते हैं ना, यानी सरीसृप और उभयचर, इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। पक्षी के हृदय में 4 चैम्बर, मैमल के हृदय में 4 चैम्बर। तो भैया ये जो स्टिंगरे है वो एक मछली होती है, रोहू भी एक मछली है, ये एक बर्ड है। यानी यहां पर इनके हृदय में 4 चैम्बर, इनके हृदय में 2 चैम्बर। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सेलेमेंडर होता है ना, ये एक एम्फीबियन है, एक उभयचर है। देख लो यहां पर, एक एम्फीबियन है, उभयचर। देखने में बिल्कुल छिपकली जैसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा ये रेप्टाइल है, बट ये क्या है, एम्फीबियन है, उभयचर है। बताओ, बताइए आंसर। यार ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है ना। अब हम लोग करते हैं 26 जुलाई को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, बताएं। बताओ जल्दी। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपधातु का गुणधर्म है, कौन सी मेटलॉइड की प्रॉपर्टी है। क्या जो मेटलॉइड होते हैं वो मेलेबल होते हैं क्या। मेलेबल का मतलब क्या है, आप लोग इनको ठोक के उनकी शीट बना सकते हो क्या, नहीं। दोस्तों ये जो मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स में, धातु में पाई जाती है। क्या वो अर्धचालक होते हैं क्या, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या किसको बोलोगे, जिसकी कंडक्टिविटी मेटल से कम हो और आप लोगों की नॉन मेटल से ज्यादा हो, मतलब जिसमें करंट आप लोगों का बहुत आसानी से भी नहीं फ्लो हो और बहुत मुश्किल से भी फ्लो ना हो। तो हाँ, आपके जो मेटलॉइड होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। तन्य, क्या ये आप लोगों के डक्टाइल नेचर के होते हैं क्या। डक्टाइल का मतलब क्या है, क्या आप लोग इनको खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं। ठीक है, क्या ये ध्वन्यात्मक होते हैं, किसी सॉलिड सरफेस से टकराने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं क्या, नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बताएंगे।
दोस्तों इनमें से कौन सा सेल का ऑर्गेनली ऐसा है, कौन सा कोशिका का भाग ऐसा है जो कि क्या करता है, बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है और साथ ही क्या करता है, कोशिकांग को क्लांत भी करता है। एनी एक्सटर्नियस मटेरियल, रुको, सेल क्लीन बाय डाइजेशन एज वेल एज, ये पूरा सेट क्वेश्चन छुप गया, ये पता नहीं क्या था। मतलब आप तो अभी इतना डाटा से ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो सकता है। देखो आप लोगों को पता है जो हमारी कोशिका होती है ना, कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसको आप लोग बोलते हो लाइजोसोम। दोस्तों इस लाइजोसोम में बहुत खतरनाक आप लोगों के लिक्विड भरे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जो आप लोगों के लिक्विड जो अंदर भरा होता है ना, ये आपका दोस्तों किसी को भी खत्म कर सकता है। ये देखो समझो, ये लाइजोसोम के क्या होता है, दो काम होते हैं, पहला काम और दूसरा काम। पहला काम कब होता है, जब आप लोगों की सेल ग्रोथ कर रही होती है, जब आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, तो अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है या कोई भी वायरस आता है तो ये जो लाइजोसोम होता है ना, उस बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है, खत्म करता है। दोस्तों जब सेल मैच्योर हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो क्या होता है, ये लाइजोसोम आप लोगों का फट जाता है और फट जाने की वजह से इसके अंदर जो खतरनाक लिक्विड है वो बाहर आ जाता है और पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। इसीलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाइजोसोम। तो बाह्य सामग्री कोई भी आ रही है उसको पचाकर खत्म कौन कर रहा है, ये कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बताए इसका आंसर। आदित्य राव जी बोल रहे हैं सर मेरे पास में 2018 ग्रुप डी के सारे पेपर हैं। दोस्तों ये वाले पेपर मेरे पास भी है ना, 2021 वाले भेज देना आप। तो वैसे तो ये भी सारे आ चुके मेरे पास में, कम से कम 7-8 हजार बच्चों ने मुझे अपनी रेस्पॉन्स शीट भेज दी, तो उसमें लगभग हर एक शिफ्ट, हर एक डे, हर एक जोन सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, बताओ बताए इसका आंसर। तो इनमें से कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि, ऐसे आप लोगों के ऑर्गन जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलोगे, अगर उस ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ हार्मोन है तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आप लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है नहीं निकलता, बताओ। प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है नहीं निकलता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सारे के सारे आप लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड से तो सीक्रेट हो रहे थे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सर ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है, टेस्टिस से होता है। समझ में आ गया दोस्तों। ऊपर आप लोग की 2 ग्लैंड और होती है, एक होती है कॉपर ग्लैंड, है ना, काउपर ग्लैंड इसको बोल सकते हैं आप लोग। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनसे दोस्तों क्या निकलता है, कोई फ्लूइड बनता है जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। तो उस वीर्य में आप लोगों का स्पर्म जाता है। स्पर्म और वीर्य एक चीज नहीं है। स्पर्म की हिंदी होती है शुक्राणु और वीर्य की इंग्लिश होती है सीमेन। सीमेन क्या है, लिक्विड है, जो क्या करता है, स्पर्म को फ्लूइडिटी प्रदान करता है। स्पर्म उसमें भैया तैर के जाता है। क्लियर है क्या? तो वो जो सीमेन वाला पार्ट का निर्माण होता है वो प्रोस्टेट से, वो कॉपर से होता है। तो इससे कोई हार्मोन नहीं बन रहे, तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान रखेंगे, बाह्य श्राविक ग्रंथि है। स्वेट ग्लैंड जो होती है ना हमारी, जिससे पसीना बनता है, तो उससे कुछ हार्मोन थोड़ी निकल रहे हैं, तो ये एक आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथि होती है जिससे लार बनता है, इसमें कोई हार्मोन नहीं होता, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8 फरवरी को दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की। बताए निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रोग नहीं है। बताए इनमें से कौन सी ह्यूमन आई डिजीज नहीं है। तो दोस्तों ग्लूकोमा एक डिजीज है आंखों की। इसमें क्या होता है सर, आइए मैं आपको बताता हूं। ये आप लोगों की ह्यूमन आई हो गई, ठीक है। देखिए यहां पर आप लोगों का होता है रेटिना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भी रेटिना ही बोलते हैं। ये आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस हो गया, उत्तल लेंस। दोस्तों कोई भी वस्तु रखिए सामने, मान लीजिए एक पेन रखा हुआ है, तो इस पेन से दोस्तों प्रकाश की किरणें आएगी। ये कॉन्वेक्स लेंस इनको क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने के बाद में ये कहां पर मिलती है, रेटिना पर मिलती है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है।
दोस्तों क्या ये सही में मिल रही है क्या? बिल्कुल, अगर सही में मिलती है तो इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर मुझे तो सीधा प्रतिबिंब दिखता है, अगर ये पेन की निप ऊपर है तो मुझे ऊपर ही दिखाई दे रही है, नीचे अगर ये बेस है तो मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, मुझे तो उल्टा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां से आप लोगों के जो ब्रेन में सिग्नल जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से जाते हैं कि ब्रेन इसको सीधा रीड करता है। तो यहां पर जो नर्व्स होती है ना, जो कि सिग्नल को आगे भेजती है, वो डैमेज हो जाती है। तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। सर इसका कारण क्या होता है? यहां पर एक आप लोगों का लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रेसिस ह्यूमर, और हिंदी में इसको बोला जाता है काचाब द्रव। अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो दोस्तों यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो नर्व आप लोग की डैमेज हो जाती है, और इसी डिजीज को बोलते हैं ग्लूकोमा। मोतियाबिंद में जो आप लोगों का लेंस होता है ना, ये क्या होता है? ये ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो ये भी आंखों की रोग है। आंखों का सूखना, जिसको इंग्लिश में हम लोग जीरोथैल्मिया डिजीज भी बोलते हैं, इसमें आप लोग की आंख बिल्कुल सूखी हो जाएगी, जो इसमें काफी ड्राइनेस आ जाएगी। घेंगा रोग जो होता है उसमें क्या होता है? गॉइटर डिजीज में जो आप लोग की थायराइड ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो ये आप लोग की आंख का रोग नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे। बताएं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बताएंगे। देखो आप लोग जानते हैं हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है? कोशिकाओं से मिलके बनी है। तो अगर किसी कोशिका की स्टडी कर रहे हो तो ये आप लोगों की ब्रांच कौन सी कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। और अगर आप लोगों से पूछे स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, अगर आप लोगों से स्टडी ऑफ टिश्यू पूछे तो स्टडी ऑफ टिश्यू आप लोग का होता है हिस्टोलॉजी। क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। ये सेरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सीरम, सीरम की स्टडी। अब आप लोग बोलेंगे सर सीरम क्या है? आपके ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दोस्तों इस प्लाज्मा में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? वाटर होता है। साथ में इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर उस प्लाज्मा में से जो भी ब्लड का क्लॉटिंग करने वाला पार्ट है वो हटा दोगे तो बचे हुए पार्ट को सीरम बोलोगे, और सीरम की स्टडी कहलाएगी सेरोलॉजी। दोस्तों इटियोलॉजी क्या कहलाती है? कोई भी डिजीज जो हुई है उसका कारण क्या है, वो पूरी की पूरी स्टडी करना क्या कहलाता है? एटियोलॉजी कहलाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये तो एक लिक्विड है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। चलो आगे। E बराबर mc स्क्वायर, दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो किसने डिस्कवर किया? तो ध्यान रखेंगे जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती है? कौन सी होती है? जो न्यूक्लियस से रिलेटेड हो। जैसे अगर कोई छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, या कोई एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बना रहा है, तो इन दोनों ही रिएक्शन को आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलोगे। दोस्तों हम लोगों ने क्या चीजें ऑब्जर्व करी कि कोई भी रिएक्शन होती है ना, जैसे मान लो ये आप लोगों का रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब क्या है? अभिकारक। ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अगर ऊपर वाली रिएक्शन की बात करें तो ये आपके रिएक्टेंट है, आपको मिला का ये है आप लोगों का प्रोडक्ट, ये है आप लोगों का प्रोडक्ट यानी उत्पाद। दोस्तों कोई भी अभिक्रिया होती है ना तो उसमें जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद। अगर ये 1000 ग्राम है तो ये भी आप लोगों को 1000 ग्राम ही मिलेगा। बट जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, हम लोग क्या देखते हैं? यहां पर कुछ मास का लॉस हो जाता है, कुछ द्रव्यमान की हानि हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 ग्राम का था तो यहां पर हम लोगों को मान लीजिए दोस्तों 999 ग्राम में मिलते हैं, तो फिर भैया वो 1 ग्राम गया कहां पर? तो अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने बताया कि ये जो मास की कमी हो रही है वो आप लोगों का एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना जब भी कोई दो न्यूक्लियस जोड़ते हैं तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, यहां पर एनर्जी बनती है। तो वो एनर्जी आई कहां से?
जो द्रव्यमान की हानि हुई ना वही आप लोगों का एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमने पूछा कुछ फॉर्मूला बताओ कि भैया अगर 1 ग्राम की हानि हो रही है तो इतनी एनर्जी बन रही है, 1 किलोग्राम की हानि हो रही है तो इतनी एनर्जी बन रही है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया E बराबर mc²। m क्या होता है? जो द्रव्यमान की हानि हुई है, द्रव्यमान की जो हानि हुई है। c क्या है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। तो आप लोगों को जैसे मैंने बोला 2 ग्राम की कमी हुई तो इसको आप लोग c² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आपको मिल जाएगी, जो एनर्जी मिली उस मास के हानि से, उस द्रव्यमान की हानि से। तो ये किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये भैया ये जो E बराबर mc² है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है वो इसी को बोला जाता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, चलो आगे। बताएं, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? बताइए। तो फाइबर क्या होते हैं दोस्तों? ये धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ फाइबर आप लोगों को नेचुरली मिलते हैं, जैसे भैया सिल्क हो गया, आप लोगों को नेचुरली मिल रहा है, कीट से मिल रहा है ना वो। और कुछ हम लोग बनाते हैं। तो भैया कल ही मैंने आप लोगों को बताया था नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। सबसे पहला जो मानव निर्मित रेशा था वो आपका नायलॉन था। और जो नायलॉन होता है वो स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर बताएं इसका। Who is the father of binomial nomenclature of all species of living thing? बताए। तो आप लोग जानते हैं हर एक लिविंग का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पद्धति को बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे भैया ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। तो भैया ये जो आप लोग का साइंटिफिक नेम है 2 नाम से मिलके बना हुआ है ना, एक तो होमो एक सेपियंस। तो ये किसने बताया? एक पद्धति किसने दी दोस्तों? ये दी कार्लस लिनियस ने। इन्होंने बताया कि किसी भी साइंटिफिक नेम लिखना है किसी भी जीव का तो पहले उसके जीनस का नाम लिखो, उसके वंश का नाम लिखो, फिर उसके स्पीसीज का नाम लिखो, प्रजाति का नाम लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। बताएं। तो पीएच रेंज आपको बतानी है, ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज कितनी होती है दोस्तों। हमारी बॉडी की पीएच का मतलब आप लोग के ब्लड की पीएच की बात कर रही है। तो ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.3 से 7.4 के बीच में होती है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ गए बात को? चले आगे, चले। अरुण पाल, ये देखो यार, यार आप में से बहुत से बच्चे इतने समझदार होते हुए भी ऐसे फालतू की बातें करते हो आप। अब आप चीज मुझे बताओ, मैं एक बच्चे का यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझना मतलब कि आप लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सेलेक्ट क्यों नहीं होते, कभी आप लोग देखना। एक चीज मुझे बताओ, एक बच्चा है वो बोला सर DFCCIL की साइंस कराओ, वो 20 मिनट से कमेंट कर रहा है सर वो वाली साइंस कराओ, वो वाली साइंस कराओ, वो वाली साइंस कराओ, वो वाली साइंस कराओ, मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, मेरा पेपर है। उसमें क्या आती है? जनरल साइंस ही आती है ना। तो भैया अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.3 से 7.4 के बीच में होती है। अब ऐसा तो है नहीं जो DFCCIL की जो आप बात कर रहे हो वहां पर भैया ब्लड की पीएच आपका 8.6 से 8.9 हो जाएगा, नहीं ना। तो जो साइंस चल रही है उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे, यही आप लोग के एग्जाम में पूछी जाएगी और सर वो लगाओ। तुमको यही तो चाहिए, तुमको बेवकूफ बनना ना, थंबनेल पे वो चेंज तो बनाऊंगा, कल बनाऊंगा वो बेवकूफ। वो आपको बेवकूफ बनना ना DFCCIL के सर, उसके लिए एक स्पेशल क्लास लगाओ। तो वो मैंने आपको जैसा कि बोला था सैटरडे संडे को कुछ करा दूंगा उसके लिए, तो बेवकूफ बनाने का टाइम कल है, कल बनाऊंगा मैं आपको बेवकूफ। आज अभी नहीं बना पा रहा हूं, और आज नहीं बना पा रहा हूं तो खुद बन रहे हो आप।
20 मिनट से कमेंट कर रहे हो। तो उसमें जनरल साइंस यही तो आती है। मैंने पूरा आप लोगों का सिलेबस देख लिया। इवन मैंने आपको ये तक बोल दिया कि अगर आपने 1 बजे 2 बजे की क्लास आप लोग देख रहे हो, 2-3 महीने भी देखी हो, तो आपको डरने की बात नहीं, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, बताओ आपको, या आपको डराऊं मैं और नहीं खतरनाक क्वेश्चन आएंगे मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ये नहीं। मैं तो आपको ये तक बोल दिया, अगर 1 बजे 2 बजे क्लास अगर आप फॉलो कर लिए 2-3 महीने, तो टेंशन मतलब वही सारे क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो आपको बेवकूफ बनाऊंगा ना मैं, चलो मजाक कर रहा हूं, लेकिन जो DFCCL का जो आप बोल रहे हो ना, वो कर लूंगा मैं क्लास, ठीक है, एक स्पेशल क्लास ले लूंगा, टेंशन मत लो। फिर भी बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन ही आप लोगों के आएंगे। मैं एक क्लास में ऐसा नहीं करा सकता कि सारी जिंदगी में कभी साइंस पढ़ी नहीं और उसमें सारे क्वेश्चन बन जाए आपके। ऐसे कैसे बच्चों जैसे करते हो, थोड़ा सा इतना पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा समझो। ये 6ठी-7वीं क्लास वाले बच्चे भी हरकतें नहीं करते। अगर उनको बोला जाए ना कि भाई एक दिन आ जाए, एक रात में पढ़ा दूंगा, बोलो नहीं चल नहीं, पूला पढ़ाओ है ना, वो है ना हमारे 5 में जो बिट्टू है वो तो इतने टाइम से पढ़ रहा है, मैं आप मेरे को 1 में पढ़ रहा था। तो उनको भी इतना दिमाग है यार, पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है यही आएगा, सब आएगा। कुछ बोलते सर हार्ड क्वेश्चन कराओ भैया, कुछ बोल रहे हैं सर सिंपल कराओ, कुछ बोलता है हार्ड कराओ। अरे भैया ये सिंपल हार्ड मुझे नहीं पता, सिंपल है हार्ड है। अगर सिंपल लग रहे तो इसलिए क्योंकि आपने पहले मेहनत करी है। जब पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने घुसे थे, जब आप लोगों को पता था क्या कि पीएच क्या होता है, ये कौन से ऑर्गन से क्या निकलता है, तो आपने मेहनत करी है, उसकी वजह से आप लोग को सिंपल लग रहा है। और जिनको हार्ड लग रहा है तो तुमको मेहनत करना भी बाकी है। और ये कोई क्वेश्चन मैंने खुद बना के लेकर आया कि चलो एक एडिटर बिठाया हो इधर, किधर एक हरे कलर का निशान लगा, जैसे एनटीपीसी रेस्पॉन्स शीट में आता है, बिल्कुल वैसे लगना चाहिए। बिल्कुल जो रेस्पॉन्स शीट है वो करा रहा हूं आपके सामने। बताओ, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, इसमें से कौन बाइल जूस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, लीवर करता है। अगर आप लोगों से पूछे पित्त रस का स्टोरेज कहां पर होता है, तो इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, जिसको आप लोग हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछे इसका रंग कौन सा होता है, इसका रंग होता है पीला हरा। अगर आप लोगों से पूछे पीला हरा रंग का कारण क्या होता है, दोस्तों इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स क्या होता है? वर्णक, जिनसे कुछ रंग मिलता है। तो पीला रंग जो मिलता है आप लोगों को, वो बिलीरुबिन की वजह से मिलता है, और हरा रंग जो मिलता है वो बिलीवर्डिन की वजह से मिलता है। क्लियर है क्या सर? इस बाइल जूस की यानी पित्त रस की अगर हम लोग बात करें, इसमें कोई एंजाइम होते हैं क्या? इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये किसी चीज का डाइजेशन करता है? बिल्कुल करता है। किसका करता है? फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है। और वसा के पाचन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। सारी चीजें ध्यान रखो, इससे हर से एक बार क्वेश्चन आ चुका है कम से कम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बताओ, Which industry uses limestone as raw material? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, सीमेंट के निर्माण में इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, पहले इसका दोस्तों चूरा किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे, अगर किसी मेटल को आप लोग वायर में, पतले तार में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? मेटल को खींच के अगर तार में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, ध्यान रखेंगे गोल्ड की होती है। और मेलेबिलिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गोल्ड की होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बताएं, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट? इनमें से कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जो किससे रिलेट करती है? कोई भी फ्लूइड आप लोगों का रेस्ट में है, उसकी प्रॉपर्टी को। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड अभी रेस्ट में है ना, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि भैया ये फ्लूइड इस पर कितना प्रेशर लगा रहा है। तो पूरी की पूरी जो ब्रांच होती है ना, ये क्या कहलाती है? हाइड्रोस्टैटिक कहलाएगी। अगर बात करें सर एस्ट्रोफिजिक्स, आप लोगों को पता ही है, एस्ट्रोनॉमी से कुछ रिलेटेड है। ऑप्टिक्स में क्या होता है? ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। जो भी प्रकाश से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, वो सारी की सारी स्टडी ऑप्टिक्स में करी जाती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इंटरफेरेंस, सारी की सारी चीजें आपकी ऑप्टिक्स में आएगी। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में बोलते हैं उष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि किसी बॉडी को टेम्परेचर देने से, हीट देने से क्या प्रभाव आ रहे हैं, ये सारी की सारी स्टडी जो होती है वो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के अंडर होती है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ,
आंसर बताएं। और दोस्तों कल मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, DFCCIL जो भी आप लोगों ने बताया था उसके मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा दूंगा। और बाकी सारे बच्चे हैं वो भी देखना, कहां सोचे कि सर हमारा मैं तो इसका फॉर्म भरा ही नहीं। अरे साइंस तो कॉमन है ना, आपके ग्रुप डी में आएगी, ग्रुप डी में नहीं आएगी तो किसी और एग्जाम की तैयारी करो उसमें आएगी। किसी ना किसी को तैयारी करो तभी तो आयो, ना किसी की भी नहीं करे तो सीखने आ जाना। भैया पिस्टिल क्या होता है, तो जो फ्लावर होता है ना दोस्तों, फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है ना फ्लावर, उसमें ऐसे क्या होता है दोस्तों, कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ आप लोगों ने पंखुड़ियां देखी होगी और बीच में कुछ आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा। क्लियर। तो ये जो ये पार्ट निकल रहा है ना, ये होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट क्यों, क्योंकि इससे कुछ निकलेगा और क्या पर जाएगा, फीमेल पार्ट में जाएगा। तो ये बीच वाला पार्ट है ना, फीमेल पार्ट कहलाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। और इसी का दोस्तों एक नाम और है, क्या है, कार्पेल है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए जो मेल पार्ट होता है उसका नाम क्या है, मेल पार्ट का नाम होता है दोस्तों स्टेमेन। क्या होता है, स्टेमेन, जिसको आप लोग पुंकेसर भी बोलते हैं, जिसको आप लोग पुंकेसर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बताएं लास्ट क्वेश्चन आपका। द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज अ, हेपेटाइटिस क्या है, लीवर की सूजन को बोलते हैं। किस वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं, ABCD। तो भैया जो ए वाले से जो होगा वो हेपेटाइटिस ए कहलाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस वाले से जो डिजीज होगी उसको हेपेटाइटिस बी बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो दोस्तों आज हो गया अपना फ्राइडे, क्लियर है क्या। कल मैं आप लोगों को करवा दूंगा जो मैंने आपको बताया, DFCCIL के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट जिनके भी पेपर है, बहुत बहुत आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैं आप लोगों को करवा दूंगा। समझ गए बात को। और कोई दिक्कत और कोई परेशानी, और जो भी कुछ जो भी नया हो सकता है, आज कुछ 1-2 चैप्टर पढ़ा दूं मैं अनअकैडमी पे, ऐसे थ्योरी पढ़ा दूं, मन हो रहा है तो भैया 1 PM वाली जो क्लास होगी ना, इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। अगर आज का कुछ स्पेशल होगा तो ये वाली क्लास तो भैया आपको मिस करनी नहीं है। ठीक है। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। और मंडे से यूट्यूब पे क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स। ठीक है। चलिए तो आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, जिससे आप लोगों को मेरी क्लास दिख जाए। स्पेशल क्लासेज में आपको क्लास दिख जाएगी और खोलोगे एक बार कोड पूछता है नीरज 11 लगा लेना। दोस्तों बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन से जुड़िए। 24 सितंबर आज आखिरी ऑफर है। आप लोग चाहे SSC का लो, बैंक का लो, 15% से प्राइस रिड्यूस कर दिया है दोस्तों। कोड लगाओगे नीरज 11, कोड लगाओगे नीरज 11 तो 10% ऑफ और हो जाएगा। तो 15 + 10 हो गया। तो पहले जो 7800 का था अब मात्र और मात्र 5967 रुपए का पड़ रहा है भैया, लगभग 2000 रुपए की छूट मिल रही है। आज आखिरी ऑफर है, इसको आप लोग मिस ना करें। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल साइंस मिलेगी, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही मिलूंगा, मेरे साथ में और जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सभी टीचर्स के कोर्सेज मिलेंगे। शानदार PDF मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार आप लोग देखो, कंटेंट बाय है, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग वो भी देख सकते हो। वीकली आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो यहां पर प्राइस आएगी, कोड लगा लेना नीरज 11, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कहीं पर भी लो, नीरज 11 कोड हर जगह एप्लीकेबल है, लगाओ डिस्काउंट पाओ। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं 1 बजे 2 बजे वाली क्लास में।